Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. कम्प्रीहेंसिव क्रिमिनल ट्रायल सीरीज़ के अंदर आज हमारा 4th लेक्चर है, जिसके अंदर हम स्टेज 13 to 16 तक 4 स्टेजेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इश्यूज़ ऑफ प्रोसेस तक पढ़ा कि इश्यूज़ ऑफ प्रोसेस कब इशू होते हैं, कंप्लेन के अंदर भी और FIR के बाद भी इश्यूज़ ऑफ प्रोसेस इशू हो सकते हैं। क्यों इशू होते हैं कि मुलजिम को कहा जाता है कि जनाबे अली थोड़ी जी अपनी जान थोड़ी जी दिक्कत च पा के तो कोर्ट च भी आ जाओ, सानू भी दसो कि तुहाडे खिलाफ केस आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, हमें सफाई दे अपनी आकर, नहीं तो हम आपके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया स्टार्ट करेंगे। ट्रायल इन एब्सेंशिया और पर्दा नशीन ट्रायल ये भी इसी ट्रायल का हिस्सा है, लेकिन इनको मैं इसके अंदर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि ये डिस्कस करने से आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। इन ट्रायल्स को जब ये रेगुलर ट्रायल मेरा ख़त्म होगा, रेगुलर ट्रायल की सीरीज़ ख़त्म होगी, तो इसी सीरीज़ के अंदर ही, इसी प्ले लिस्ट के अंदर ही ट्रायल इन एब्सेंशिया भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि अगर मुलजिम पेश नहीं होता तो उसके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया कैसे किया जा सकता है। बतौर वकील अगर आप मुझसे एडवाइस लेंगे ट्रायल इन एब्सेंशिया कैसा है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि सबसे ख़तरनाक ये ट्रायल है। इसको डिटेल, इसके पहलुओं के ऊपर रोशनी हम तब डालेंगे जब इसको डिस्कस करेंगे। आज पढ़ते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने इश्यूज ऑफ प्रोसेस पढ़ा। इश्यूज ऑफ प्रोसेस सेक्शन 205 204 CRPC के ज़रिए कोर्ट इशू करती है किसी भी इल्ज़ाम अलैह या इल्ज़ाम अलैहान को बुलवाने के लिए। ये आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, आप मुलजिम हैं, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ एरिया पर फ़लाँ ऑफेंस के मद में, तो लिहाजा कोर्ट में फ़लाँ कोर्ट में। अच्छा, जब इश्यूज ऑफ प्रोसेस समन जारी किया जाएगा तो समन के अंदर कोर्ट का नाम, कोर्ट के जज साहब का नाम, कोर्ट किस शहर किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है, ये तमाम चीज़ें डिटेल से लिखी जाएंगी ताकि तो जो सरकारी आली मुलज़म साहब हैं उनको दिक्कत ना आए, उनको परेशानी ना हो कोर्ट तक पहुँचने में। तो लिहाजा कोर्ट नेम, ऑफेंस नेम, कोर्ट किस शहर में है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, किस जज साहब की कोर्ट है, ये तमाम चीज़ें लिखकर मुलज़म के एड्रेस के ऊपर भिजवाई जाएंगी जिस पर इल्ज़ाम है, और वो कोर्ट में पेश होकर अपनी बात, अपनी सफाई, अपनी जवाब देगा, अपने बारे में अपनी डिफेंस के अंदर बात करेगा, एडमिट करेगा या डिनाई करेगा, व्हाट्सएवर, वो भी आगे पढ़ते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बरा मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फीस को ज़रूर पे कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प, और थर्ड, मेरे पेरेंट्स की दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, कम्प्रीहेंसिव क्रिमिनल ट्रायल सीरीज। कोर्ट ने समन भिजवा दिया, लेकिन मुलजम साहब ढीठ ने, उन्हें आखिर कि मैं तो कोई नहीं आवना, जो करना ये कर लो वो। अब कोर्ट के पास क्या तरीका है? समन भिजवाने के बाद प्रोसेस भिजवाए, मुलजिम नहीं आया। अब है जी इश्यूज ऑफ वारंट, डिस्क्रेशनरी ऑफ कोर्ट। ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है, वो वारंट जारी करेगी। वारंट 2 तरह के हो सकते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। वारंट के सेक्शन 75 CRPC टू सेक्शन 82 CRPC तक, ये 6-7 सेक्शंस हैं जो वारंट से डील करते हैं कि वारंट कब जारी किया जाएगा, किसको जारी किया जाएगा, कैसे इसकी एग्जीक्यूशन होगी, कब तक ये मौसर रहेगा। तो ये तमाम इन सेक्शंस के अंदर बताया गया है किसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इशू किया जाएगा। तो कोर्ट ने सेक्शन 75 to 82 के अंदर मेंशन वारंट्स के जरिए 75 से कोर्ट वारंट जारी करेगी किसी भी शख्स को अरेस्ट करने के। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ कि अगर जुर्म इतना हीनियस है तो कोर्ट इश्यूज ऑफ प्रोसेस नहीं करेगी ताकि मुलजम भाग ना जाए, मुलजम जो फरार ना हो जाए। कोर्ट डायरेक्टली ही वारंट जारी कर सकती है। इश्यूज ऑफ प्रोसेस जुर्म को देखते हुए और उस शख्स को बुलवाने के लिए ज़्यादातर ये इशू होगा कंप्लेन केसेस में, लेकिन अगर FIR के अंदर जुर्म की नोयत मामूली है तो वहाँ पर भी इश्यूज ऑफ प्रोसेस जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर ये अथेंटिसिटी के मुलजम फरार नहीं होगा, भागेगा नहीं, तो इश्यूज ऑफ प्रोसेस, बट कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो उसी स्टेज के ऊपर वारंट भी जारी कर सकती है। लेकिन आम तौर पर यूजली इश्यूज ऑफ प्रोसेस के बाद वारंट जारी किए जाते हैं। वारंट 2 तरह के हो सकते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल। बेलेबल, जिन वारंट्स को पुलिस वाले पकड़ते ही श्योरिटी बाउंड लेकर उनकी बेल कर देंगे, और नॉन बेलेबल जो कि कोर्ट में पेश होने पड़ेंगे और कोर्ट चाहे तो उनको बेल आउट करे, चाहे तो उनको बेल ना दे। तो 75 से ऑनवर्ड CRPC सेक्शन के अंदर वारंट का जिक्र किया गया है। वारंट्स के बारे में बताया गया कि वारंट क्या होंगे, किस तरह के होंगे। तो 204 का प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद जो कोर्ट है वो 75 का प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी, और
उस मुलजिम के वारंट जारी करेगी, उस जहां उस मुलजिम की रहायश है उस इलाके के एसएचओ को डायरेक्शन देगी कि आप इस शख्स को अरेस्ट करके मेरी कोर्ट में पेश करें। इलाके के एसएचओ उसको जब अरेस्ट करेगा तो अरेस्ट करने के बाद उस कंसर्न कोर्ट के अंदर मुलजिम को पेश करने का पाबंद है 24 आवर्स के अंदर अंदर। अच्छा जी, अब है 14 स्टेज। वारंट जारी किए, पुलिस ने बंदा अरेस्ट किया, इज्जत नाल तो आया कोई नहीं, तो धक्के नाल उन्हें लियावना पिया, तो अब कोर्ट में बंदे को पेश कर दिया। अब यहां पर दो प्रोसीजर है, बंदा फौरन पेश होता है कोर्ट में, और जैसे ही अरेस्ट होता है तो जनरली तो यहां पर दो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। जैसे ही वारंट इशू हुआ तो बेल, या जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज हुई तो वहां पर प्री अरेस्ट बेल भी अप्लाई की जा सकती है, या प्रोटेक्टिव बेल भी। यही प्रोसीजर डायरेक्टली वहां पर जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है एफआईआर होने के फौरन बाद भी, अगर मुलजिम अरेस्ट नहीं हुआ। अगर मुलजिम अरेस्ट हो गया है तो पोस्ट अरेस्ट बेल, प्रोटेक्टिव बेल होती है कि अगर एफआईआर भी नहीं हुई तो किसी और सूबे से करवा ली, या एफआईआर हो गई है तो किसी और सूबे से करवा ली। प्री अरेस्ट जो बेल है इसके लिए जरूरी है कि यह सेशन जज साहब के सामने ही पेश होकर होगी और गिरफ्तारी से पहले। पोस्ट अरेस्ट या आफ्टर अरेस्ट बेल जो है वो कंसर्न कोर्ट के अंदर जब वो अरेस्ट होकर जाता है तो वहां पर अप्लाई करता है, चाहे वो कोई भी कोर्ट है, मजिस्ट्रियल कोर्ट है या सेशन कोर्ट है। तो पुलिस ने बंदे को पकड़ा और कोर्ट के सामने पेश कर दिया। वहां पर वो बेल का प्रोसीजर अडॉप्ट करता है। जनरली, यूजली और मोस्ट इसेंशियली यही प्रोसीजर इस स्टेज के ऊपर अडॉप्ट किया जाता है। बेल के लिए ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ने 12 जजमेंट के अंदर यह भी कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं इनका काम मुलजिम को कैद में रखना नहीं जब तक उसके ऊपर इल्जाम साबित नहीं होता। कोशिश करें कि जहां तक भी मुमकिन रिलीफ मुलजिम को मिलता है उसको दें जिसके ऊपर इल्जाम है, क्योंकि हमारे ममालिक के अंदर, पाकिस्तान इंडिया के अंदर मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, कीना परवर, दुश्मनी, अदावत, सियासी मुखालफत, इनकी वजह से। तो लिहाजा जो बेल है ये आपका बेसिक राइट तो नहीं, ये आपका बुनियादी राइट तो नहीं, लेकिन ये कोर्ट की ये आपका लीगल राइट्स है जो कि कोर्ट इंटरटेन करवाती है अपनी डिस्क्रिशनरी पार्ट्स को मद्देनजर रखते हुए। तो जो सीआरपीसी का सेक्शन बेल से डील करते हैं 496 और 497, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल कैसे होगी या बेल का क्या प्रोसीजर होगा, वो इन दो सेक्शंस के अंदर डिस्कस किया गया है सीआरपीसी के 496 और 497 के अंदर। और अगर कोर्ट बेल ले ले तो 91 के जरिए, सेक्शन 91 सीआरपीसी के जरिए उस शख्स से खातर ख्वाह सिक्योरिटी श्योरिटी लेगी। इन पर्सन भी श्योरिटी ले सकती है, किसी अदर पर्सन की श्योरिटी भी ले सकती है, और प्रॉपर्टी की सूरत में भी कोर्ट अपने पास एक मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में सिक्योरिटी सबमिट करवाएगी कि ये शख्स कल को भागेगा नहीं, कोर्ट में पेश होता रहेगा। और अगर मुमकिन है तो उस शख्स का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है। अगर वो इस तरह का केस है, मुलजम इस तरह का है, ऑफेंस इस तरह का है, तो उसका पासपोर्ट भी कोर्ट जब्त कर लेगी। अगली स्टेज है जी 15, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल टेंडर्स। ये स्टेज के ऊपर अगर मुलजिम को जब बुलवाया जाए और वो कोर्ट से इस्तदा करे कि जनाबे अली मैं कारोबार करता हूं या मैं कोई ऐसा शख्स हूं जिसके बगैर काम नहीं चलता, तो लिहाजा मुझे डिस्पेंस किया जाए अटेंडेंस से, अपीयरेंस से बिफोर द कोर्ट। अगर कोर्ट को मुनासिब लगे तो कोर्ट उसको डिस्पेंस कर सकती है, माफी दे सकती है कि आप अपने वकील को भिजवा दिया करें, हर पेशी पर आपको आने की जरूरत नहीं, जब आपको इन पर्सन बुलवाएंगे तब आपने जरूर आना है। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स है। डिस्पेंस ऑफ अक्यूज, डिस्पेंस ऑफ द पर्सनल टेंडर्स ऑफ अक्यूज जो है वो सेक्शन 205 205 सीआरपीसी के अंदर मेंशन है कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स है कि अगर वो चाहे कि मुलजम इस तरह का है या जुर्म इस नोयत का है कि जो इतना बड़ा नहीं, या मुलजम की जो सिचुएशन है वो ऐसी है, मुलजम अकेला अपने घर को चलाने वाला है, अकेला अपने घर का वारिस है, उसके घर के अंदर कोई और मर्द नहीं, औरतें पर्दा नशीन है, या कोई और एक्सक्यूज लेता है मुलजम जिसके ऊपर इल्जाम है कि जनाब मैं हर पेशी पर नहीं आ सकता, मेरी पेशी पर मेरी जगह पर मैं अपना प्लीडर मुकर्रर कर देता हूं, उसको अपने तमाम इख्तियारात डिलीवर कर देता हूं, डेडिकेट कर देता हूं, वो मेरी जगह पर हर तरह पर जो मेरा वकालत होगा, वकालतन जब मैं पेश होऊंगा, वकालतन भी जब मैं बतौर वकील जब किसी केस में पेश होता हूं तो मैं यह नहीं कहता कि जी मेरे क्लाइंट ने, मेरे मोक्कल ने ये किया, मैं ये कहता हूं कि मैंने ये किया या नहीं किया, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उस वक्त वो अपने क्लाइंट ने जो जो इख्तियारात मुझे डिलीवर किए हुए हैं, डेडिकेट किए हुए उनकी बिहाफ के ऊपर, तो वहां पर मैं ऐसे ही प्लीड करूंगा जैसे कि अगर मेरा क्लाइंट होता तो वो वहां पर बोलता। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, एक वकील साहब हेजिटेट फील कर रहे थे कि जी मेरा तो ये बच्चा ही नहीं है, मतलब वो अपने मुवक्किल की बात बता रहे थे तो इसके ऊपर वो हेजिटेट फील कर रहे थे। एनीवे, तो वकील जब कोर्ट के अंदर बोलेगा तो अपने मुवक्किल, अपने क्लाइंट की बिहाफ के ऊपर बोलेगा, और वो ऐसे ही बोलेगा कि मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, ये नहीं कहेगा जी मेरे क्लाइंट ने ये किया तो क्लाइंट ने ये नहीं किया। तो वो ऐसे ही होगा जैसे वो क्लाइंट ही वहां पर बात कर रहा है, क्योंकि उस वक्त उस केस के अंदर वो वकील बतौर वो इल्जाम ले ही बात कर रहा होगा। अगर वो इल्जाम ले की तरफ से, अगर वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से बतौर प्रोसिक्यूटर ही वहां पर वो बात कर रहा होगा, तो वो बतौर प्रोसिक्यूट या विक्टिमाइज शख्स जो है, जो विक्टिम शख्स है उसकी जगह पर भी वो बात कर रहा होगा। तो लिहाजा वो वकील ऐसे ही करेगा जैसे ये मैंने किया है या नहीं किया। तो जो वकील का मैं कहना है
वो दरअसल उस मोक्कल का, उस क्लाइंट का मैं कहना है। बात फॉलो करके, मतलब मेरा क्लाइंट अगर मुझे कहता है कि जी जुर्म मैंने नहीं किया, तो मैं कोर्ट में ये नहीं कहूंगा कि जी मेरा क्लाइंट कहता है मैंने जुर्म नहीं किया, मैं कहूंगा कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, क्योंकि मेरा कोर्ट में उस केस में जिसमें मेरा वकालतनामा उस क्लाइंट की तरफ से गया हुआ है, तो वहां पर जब मैं पेश होऊंगा तो मैं ऐसे ही पेश होऊंगा जैसे कि मेरा क्लाइंट पेश हो रहा है। तो सेक्शन 205 सीआरपीसी के जरिए कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स की अटेंडेंस को, उसकी पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस कर सकती है, माफ कर सकती है, जब तक कि कोर्ट कोई अगला ऑर्डर जारी ना करे या कोर्ट उसको पर्सनली इन पर्सन ना बुलवाए। अगली स्टेज 16 टू अपीयर बाय प्लीडर। कोर्ट जब वो शख्स किसी भी वकील को, किसी भी शख्स को अपना वकील मुकर्रर कर लेता है। अब ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग समझते हैं कि कोई भी शख्स अदालत के अंदर अपना केस नहीं लड़ सकता, गलत बोलते हैं। ये इस सेक्शन के तहत 205 सीआरपीसी सेक्शन के तहत हर शख्स ये इस्तदा करता है कि जनाब मैं हर पेशी पर पेश नहीं हो सकता, या मुझे लॉ का नहीं पता, तो मेरी जगह पर मैं अपना वकील मुकर्रर करता हूं। बट एक्चुअल में कोई भी शख्स अपने केस को इंडिविजुअल प्रोसीड कर सकता है, इंडिविजुअल प्रोसीड कर सकता है। और 205 के जरिए कोई भी शख्स ये इस्तदा करता है कि मैं नहीं, मेरा वकील पेश होगा मेरे केस के अंदर। और जब आप अपने वकील को पेश कर देते हो तो उसको आप कौन कौन से इख्तियार देते हो, वकालतनामे के अंदर क्या क्या कुछ लिखा होता है। मैं वैसे वकालतनामे के ऊपर एक अलग लेक्चर भी डिटेल से बना दूंगा कि उसके ऊपर क्या लिखा होता है, कब वो वापस हो सकता है, कब वापस नहीं। बट इस लॉ के अंदर टू अपीयर बाय प्लीडर, जब भी कोई शख्स अपीयर बाय प्लीडर होगा, यानी कि मेरा क्लाइंट जब मेरी बिहाफ पर, जब मैं अपने क्लाइंट की बिहाफ पर प्लीड करूंगा केस को, वहां पर बतौर वकील, बतौर एडवोकेट कोर्ट के अंदर, तो देन मैं ऐसे ही कर रहा हूं जैसे कि मेरा क्लाइंट बोल रहा है। द वर्ड अपीयर बाय प्लीडर, इसकी वर्डिंग सुनने वाली है। अंडर सेक्शन 205 ऑफ द कोड इन देयर ऑर्डिनरी एक्सेप्टेंस मीन रिप्रेजेंट बाय प्लीडर। कोई भी शख्स ये रस्मी एक्सेप्टेंस देता है कि मैं अपने वकील को अपनी जगह पर प्लीड करने का परमिशन देता हूं, इजाजत देता हूं। दैट इज हैविंग टू प्लीडर एक्ट और प्लीड, वो उसकी जगह पर कोई भी काम कर सकता है, प्लीड कर सकता है केस को। अपीयरेंस बाय अ प्लीडर इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एक्ट डिवॉल्व अपॉन द अक्यूज इन केस ऑफ ट्रायल। ट्रायल के अंदर अक्यूज की जगह पर वो हर तरह के केसेस को डिवॉल्व कर सकता है, वहां पर कुछ बोल सकता है, इनकार कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है, सुन सकता है, क्या क्या चीजें सुन सकता है। ये 5 हेडिंग्स इसकी बनाई हुई मैंने। प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी, मुलजम की जगह पर ये प्लीड कर सकता है कि मैं जुर्म किया है या नहीं किया। सेक्शन 242 और सेक्शन 243 सीआरपीसी के जरिए, ये जो अल्फाज वो बोलेगा वो 242 और 243 सीआरपीसी सेक्शन के जरिए। फाइलिंग अ रिटन स्टेटमेंट इन प्ली ऑफ अक्यूज, अक्यूज जब कोई प्ली लेता है तो उसकी बिहाफ पर रिटन स्टेटमेंट वकील वहां पर पेश कर सकता है। मेकिंग द नेसेसरी आंसर ऑफ एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 342 342 सीआरपीसी सेक्शन के तहत जो भी आंसर नेसेसरी होंगे उनके वो जवाब दे सकता है, हाँ नाम है, जैसे भी वो मुनासिब समझे। हेयरिंग द डेपोजिशन ऑफ विटनेस, विटनेस को सुन सकता है, उन पर एग्जामिनेशन कर सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है सेक्शन 360 सब सेक्शन 1 के जरिए। हेयरिंग ऑफ द जजमेंट, जजमेंट को सुन सकता है सेक्शन 366 सब सेक्शन 2 के जरिए। और इस तरह के काफी सारी चीजें हैं। अपने आप का कन्फेशन कर सकता है वकील के, जी हाँ मैंने ये जुर्म किया है, कन्फेशन से इनकार कर सकता है। बहुत सारी इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं जिनको डिटेल अगर डिस्कस करेंगे तो काफी लेक्चर लंबा हो जाएगा। इन फर्दरेंस जो चार्ज फ्रेम होगा वो भी एडवोकेट की प्रेजेंस के अंदर, पर्सनल प्रेजेंस के अंदर फ्रेम होगा, उसके बगैर चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता। और अक्यूज का भी वहां पर मौजूद होना जरूरी है। अगर अक्यूज मौजूद नहीं, सेक्शन 540 सब सेक्शन ए के जरिए अब्सेंशिया ट्रायल स्टार्ट होगा, उसका मैं डिटेल बाद में लेक्चर इस ट्रायल के आखिर में बना दूंगा। तो मौजूदगी जरूरी है अक्यूज की, मुलजम की भी और उसके वकील की भी। आज का लेक्चर हमारा तमाम हुआ। आई होप ये आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।